नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे कृषि के कार्यों में समय समय पर ऐसे मोड़ भी आते हैं जब हमें किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे में हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आपकी बहुत सहायता करता है। जी हाँ, हम अपने इस कार्यक्रम में समय समय पर ऐसी सभी जानकारियाँ समाहित करने का प्रयास करते हैं जो आपके कृषि कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करके आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो आइए ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाभकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि उपकरण अब ऑनलाइन मिलेंगे। मसूर को कटुआ इल्ली से बचाएं, गेहूं की फसल का दीमक से बचाव और मिट्टी नमूना लेने में ध्यान देने योग्य बातें। प्रदेश के ग्राम स्तर पर हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। उपलब्ध जल का बेहतर प्रबंधन एवं विभिन्न तरीकों को अपनाकर जल संरक्षण करना योजना की प्रमुख विशेषता है। योजना के प्रमुख घटक वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करना, पर क्रॉप मोर ड्रॉप एवं जल ग्रहण क्षेत्र विकास है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 22 जिलों का चयन किया गया है। चयनित जिलों में छिंदवाड़ा, डिंडोरी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, अनूपपुर, अशोकनगर, श्योपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, धार, नीमच, उज्जैन, देवास, विदिशा, राजगढ़, सीहोर एवं बैतूल हैं। कृषि उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को अब ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु ऑनलाइन अनुदान व्यवस्था लागू की जा रही है। ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत डीजल एवं विद्युत पंप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, रोटावेटर, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, रीपर कम बाइंडर, स्वचालित रीपर एवं समस्त कृषि यंत्रों का पंजीयन कृषि विभाग की वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। मसूर की फसल को कटुआ इल्ली से अत्यधिक नुकसान होता है। इस कीट का प्रकोप रात्रि के समय अधिक होता है। इल्लियां पीले हरे से गहरे भूरे रंग की होती हैं। इल्ली पौधों को रात्रि के समय जमीन की सतह से काटती हैं और उगते हुए पौधों को अथवा बढ़ती हुई शाखाओं को काटकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 20 किलोग्राम कार्बोरिल 10% या पैराथियान डस्ट 2% प्रति हेक्टेयर या कार्बोरिल घुलनशील 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। दीमक से गेहूं की फसल को अत्यधिक नुकसान होता है। यह कीट फसल उगने से कटने तक की अवस्था में कभी भी नुकसान कर सकता है। इसका प्रकोप प्रमुख रूप से हल्की असिंचित, अर्धसिंचित, बलुआ मिट्टी एवं असिंचित फसल पर व अधिक तापमान की अवस्था में अधिक होता है। यह गेहूं के पौधे को जड़ से खाकर तने के अंदर तक जाता है। दीमक से बचाव हेतु बीजोपचार करके बोनी करनी चाहिए। खड़ी फसल में क्लोरोफाइरिफास कीटनाशी 4 लीटर 20 से 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर डालना चाहिए। ध्यान रखें कि उक्त कीटनाशक छिड़कते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। मिट्टी की सेहत अच्छी रखने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। मिट्टी नमूना लेते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गीली मिट्टी से मिट्टी नमूना नहीं लेना चाहिए। खेत में अधिक ऊंची व अधिक नीची जगह से नमूना नहीं लेना चाहिए। पुरानी मेड़, कंपोस्ट के गड्ढे या खाद डाले गए स्थान से भी नमूना ना लें। पेड़ तथा सड़क के किनारे व नाली के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। मृदा की किस्म भिन्न हो तो फसल में कोई रोग हो तो मृदा के नमूने अलग अलग एकत्रित करने चाहिए। खड़ी फसल से नमूना ना लें। फसल के बुवाई के लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व ही मृदा नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेज देने चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नजर डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1390 रुपए प्रति क्विंटल। डिंडौरी में न्यूनतम भाव 1525 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
खंडवा में न्यूनतम भाव 1090 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1441 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1506 रुपए प्रति क्विंटल। धान के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1608 रुपए प्रति क्विंटल। रायसेन में न्यूनतम भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1828 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 1560 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1750 रुपए प्रति क्विंटल। डिंडौरी में न्यूनतम भाव 1410 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1410 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम भाव 1542 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1585 रुपए प्रति क्विंटल। बदनावर में न्यूनतम भाव 1630 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1935 रुपए प्रति क्विंटल। ब्यावरा में न्यूनतम भाव 1575 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1765 रुपए प्रति क्विंटल। बीना में न्यूनतम भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2375 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है। मौसम में होने वाले उतार चढ़ाव से निश्चित ही आपकी फसलों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन यदि सही ढंग से सही जानकारी के साथ आप सामयिक कार्यों को क्रियान्वयन में लाएंगे तो आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और निश्चित ही आप अच्छी फसल पाने के हकदार होंगे। गेहूं में सामयिक कार्य कैसे करें, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा जी से। सबसे बड़ी एक दिक्कत किसान भाइयों इस समय आ रही तापमान के उतार चढ़ाव में, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि इस समय हमारी की गेहूं की फसल में तापमान के उतार चढ़ाव के समय किस बात का ध्यान देना है। दूसरी बात है, इस समय गेहूं की फसल बढ़वार की स्थिति में है, खरपतवार भी प्रबंधन हमें करना होगा। साथ ही साथ जो जल प्रबंधन की भी बात आती है
और उर्वरक प्रबंधन की बात आती है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमारा गेहूं की फसल बरबहार की अवस्था में है उसमें खरपतवारों का प्रबंधन, समुचित प्रबंधन के लिए हमें सबसे पहली बात, हम आमतौर पे ध्यान नहीं देते हैं किसान भाइयों। गेहूं की फसल में यदि हम हैंड व्हील हो, 22 से 25 दिन की फसल जब हो तो उस समय हैंड व्हील हो या कुल्फा चलाएं तो उससे बहुत अच्छा उत्पादन होता है। टिलरिंग या कंसों की संख्या बढ़ जाती है, नमी का संरक्षण होता है और अच्छा उत्पादन भी मिलता है। साथ ही साथ जो आपकी इस स्थिति जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है तो नमी तेज़ी से खेतों से जाती है। यदि हैंड व्हील हो ऐसी स्थिति में चला दें तो काफ़ी हद तक नमी का संरक्षण खेतों में होता है। दूसरी बात आती है वो है हमारे इस समय जो स्थिति बन रही है कि इसके साथ साथ हम रासायनिक विधियों से भी खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें हमारा सामयिक विधि ऐसी अपनाएं कि चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार नष्ट हो जाएं। इसके लिए हमें सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन इथाइल दोनों जो दवाई हैं, सल्फोसल्फ्यूरॉन मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल, ये 2 दवाइयों का यदि मिश्रण हम लेंगे, लगभग 20 ग्राम दवा हमें प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा लगती है। 8 ग्राम दवा प्रति एकड़ के मान से इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था जब फसल की हो उस समय हमें इसका छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। प्रथम सिंचाई के तत्काल बाद हमें यदि दवा का छिड़काव कर दें तो बहुत अच्छे इससे रिजल्ट मिलते हैं। और ध्यान रहे उस समय चूँकि प्रथम सिंचाई हो चुकी होती है तो खेत में नमी भी काफ़ी मात्रा में बनी रहती है। तो ये खरपतवार प्रबंधन की बात हुई। दूसरी बात आती है किसान भाइयों, वो है जल प्रबंधन की। गेहूं की फसल में लगभग 6 सिंचाइयाँ हमें लगती हैं सिंचित अवस्था में। रेनफेड जो हमारे किसान भाई गेहूं लेते हैं वो 1 सिंचाई देते हैं या 2 सिंचाई देते हैं, परंतु जो सिंचित अवस्था में हमें 6 सिंचाइयाँ गेहूं की फसल में लगती हैं। जो सिंचित किस्में हैं जिसमें GW 322, GW 273 आदि जो किस्में हैं, HI 1544 किस्में हैं, ये सिंचित किस्में हैं। अभी एक और उन्नत किस्म गेहूं की इस वर्ष आई है जो लगभग 70 से 75 कुंटल उत्पादन देती है, वो है MP 8233। ये आने वाले वर्षों में किसान भाइयों को मिलेगी और ये भी सिंचित किस्म है। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वो सिंचाई की अवस्थाओं की। तो किसान भाइयों, यदि हम 6 सिंचाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है और पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और 3 सिंचाइयाँ भी हमारे पास यदि उपलब्ध है तो हम क्रांतिक अवस्थाओं में हमें सिंचाई देना चाहिए, जिसमें प्रथम अवस्था आपकी आती है जड़ विन्यास अवस्था जो 22 से 25 दिन की अवस्था में आती है। दूसरी अवस्था सिंचाई की आती है वो आती है फ्लैग लीफ स्टेज या झंडी अवस्था, जिसको आम भाषा में किसान भाई डंडी अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में हमें सिंचाई, मतलब ये अवस्था लगभग 60 से 65 दिन में लगभग सभी किस्मों में आ जाती है। तो ये दूसरी क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की। तीसरी अवस्था है दुग्ध अवस्था। जैसे ही हमारा फूल ख़त्म होता है गेहूं में, उसके बाद आती है दुग्ध अवस्था, मिल्किंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं। इस अवस्था पे भी गेहूं में सिंचाई देना आवश्यक है। तो हम यदि 3 बार इन गेहूं की फसल में सिंचाई देंगे तो उससे भी हमें भरपूर उत्पादन प्राप्त होगा। तो जो किसान भाई जिनके पास पानी कम है वो 6 सिंचाइयाँ गेहूं में नहीं दे पा रहे हैं तो वो ये 3 क्रांतिक अवस्थाओं, फिर से आपको बता दूं, पहली है जड़ विन्यास अवस्था 22 से 25 दिन, दूसरी अवस्था है 60 से 65 दिन जिसको हम झंडी अवस्था बोलते हैं या डंडी अवस्था, और तीसरी अवस्था है मिल्किंग स्टेज जिसमें दुग्ध अवस्था हम इसको बोलते हैं। तो इन 3 अवस्थाओं में यदि हम सिंचाई करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त मिलेगा। अगली बात आ जाती है उर्वरकों का प्रबंधन। एक बात और यहाँ किसान भाई बता दूं, यदि आप सिंचाई हो सके यदि आपके खेत में, तो सिंचाई यदि आप स्प्रिंकलर या फव्वारा पद्धति से इस समय दें, क्योंकि तापमान में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, वृद्धि काफ़ी हो रही है तापमान में। इस अवस्था में यदि हम स्प्रिंकलर सिस्टम से, फव्वारा विधि से सिंचाई देते हैं तो हमें जो तापमान में काफ़ी हद तक नियंत्रण मिलेगा और जो आसपास के बढ़े हुए तापमान से भी निजात मिलेगी और गेहूं में उत्पादन अच्छा होगा। साथ ही उसकी जो समस्त अवस्थाएं हैं, टिलरिंग अवस्था हो या जड़ विन्यास अवस्था हो, जड़ विन्यास में अच्छी जड़ें और कंसे निकलेंगे। चूँकि इससे फव्वारा पद्धति से सिंचाई देने से आसपास के जो तापमान में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और उससे हमारी जो गेहूं की फसल में काफ़ी अच्छी ओस भी पड़ती है और अच्छा ठंडक बनी रहती है। अगली बात आती है खरपतवारों का प्रबंधन, जो सबसे प्रमुख बात है। और इसमें हमें जो बची हुई नाइट्रोजन की शेष मात्रा है जो लगभग
हमारी गेहूं की फसल में जो आधी मात्रा रहती है नाइट्रोजन की, ये हमारी 60 किलोग्राम मात्रा जो शेष है, इसको हमें बची हुई मात्रा को 3 भागों में विभाजित करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय सिंचाई पे हमें देना चाहिए। इसके अलावा फॉलियर स्प्रे के लिए 19-19-19, 18-18-18 NPK भी आ गए हैं, उनको हमें गेहूं में फॉलियर स्प्रे देना चाहिए। 30 से 35 दिन की अवस्था में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव 18-18-18 का करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, जो बातें अभी गेहूं के प्रबंधन की मैंने बताई हैं, चाहे वो सिंचाई हो, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, दूसरी बात आती है उर्वरकों का प्रबंधन, और अंतिम और प्रमुख बात है वो खरपतवारों का नियंत्रण। इन समस्त बातों का गेहूं की फसल में इस समय यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छी आर्थिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कृषि का व्यवसाय पूर्ण रूप से मौसम पर आधारित होता है। मौसम में होने वाले उतार चढ़ाव का खामियाजा आपकी फसलों को भुगतना पड़ता है। यदि समय रहते मौसम के स्वरूप को समझ लिया जाए और मौसम की सलाह पर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि समय रहते हम आपको मौसम की सही सलाह से अवगत करवा सकें। चर्चा करें कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तथा 1970 के बाद जो औद्योगिकरण का युग आया उसकी वजह से भी जो है जलवायु परिवर्तित हो रही है। इसके अलावा हम जो खेती कर रहे हैं वो भी सघन खेती कर रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा से युक्त खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो जलवायु हमारी परिवर्तित हो रही है। जो जीवाश्म ईंधन है हमारे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, इनका भी हम बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं। जो वाहन है या भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है या हरित ग्रह की गैसेस है उनका उत्सर्जन हो रहा है और जिसकी वजह से वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसे ही हम साधारण शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि कहते हैं। तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। अब मैं बता दूं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कणों के साथ में मिलकर एक मोटी परत बनाती है और ये ग्रीन हाउस गैसेस या हरित ग्रह की गैसेस की ये मोटी परत जो सूर्य की लघु तरंग दैर्घ्य है, पराबैंगनी किरण है, उनको वायुमंडल में नीचे आने से, ज़मीन पर आने से रोकती है तथा जो धरती की ऊष्मा या धरती से उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग दैर्घ्य की किरण है उनको वायुमंडल में ही रोक के वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो धरती की ऊष्मा है उसको धरती पर ही रोक कर पृथ्वी पर जो है जीने लायक जीवन तैयार कर रही है।
तो अब हम इनकी जैसे सांद्रता की बात करें तो उस औद्योगिकरण से पूर्व यानी कि सन 1970 से पहले जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी यदि हम सांद्रता देखें तो ये 1970 के पहले करीब 280 भाग प्रति मिलियन थी और वर्तमान में यह करीब 400 भाग प्रति मिलियन हो गई है। इसी तरह से जो दूसरी महत्वपूर्ण गैस है हमारी ग्रीन हाउस गैस मीथेन, इसकी भी सांद्रता में काफ़ी वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण से पूर्व इसकी सांद्रता लगभग 700 भाग प्रति बिलियन थी, जो कि अब बढ़कर 1745 भाग प्रति बिलियन हो गई है। इसी तरह से जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस है या हरित गृह गैसेस है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी भी सांद्रता में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे कि वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करें कि तापमान किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम करती है, उसकी एक 2006 में एक प्रकाशित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार 1956 से लेके सन 2006 तक यानी कि लगभग 100 सालों में जो वायुमंडल का तापमान है वो 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ चुका है। तथा रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जो आगामी 2100 तक है जो तापमान है उसमें लगभग 2 से 4% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो इतना ज़्यादा तापमान का बढ़ना वाकई में पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। कोपेनहेगन में एक जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2009 में सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क करके मतलब एक सूची जारी की थी उन देशों की जिनको जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरा है। तो उस सूची में जो भारत है, हमारा देश है, वो प्रथम 10 देशों के अंतर्गत है। तो अब हम चर्चा करें कि जलवायु परिवर्तन से हमारी जो कृषि है वो किस तरह से प्रभावित हो सकती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार यदि वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हमारी जो धान है मुख्य फसल, उसकी उत्पादकता में लगभग 5 से 8% की गिरावट दर्ज की जाएगी। यदि 2 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो जो धान की उत्पादकता है वो लगभग 10 से 11% तक दर्ज की जाएगी। यदि हमारा तापमान वायुमंडल का 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है बढ़ोतरी, तो हमारी जो धान की उत्पादकता है वो करीब 20 से 31% तक घट जाएगी। इसके साथ ही साथ हमारी जो समस्त कृषि क्रिया है वो भी मौसम पर निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है। मतलब किसी भी फसल की सफलता विफलता उस स्थान की जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो हमारी मृदा है उसमें भी नमी की कमी आएगी, लवणता बढ़ेगी, जो कार्बन का अपघटन है वो भी बढ़ेगा तथा हमारी जो भूमि है वो धीरे धीरे ऊसर होती जाएगी। इसके अलावा जो कीट है या रोग है उन पर भी काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, इनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होगी तथा जो हमारी फसलें हैं उनके समय काल में भी परिवर्तन होगा, पुष्पन से लेकर फलन तक आदि में परिवर्तन आएगा तापमान के बढ़ने से। तो अब सवाल ये उठता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो शुष्क खेती है वहाँ पर हम वर्षा जल का संचय करें, जो मृदा का कटाव है हम लोग उसको रोकें। एक शब्द आता है संरक्षित खेती, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण की पद्धतियों का इस्तेमाल करके खेती की जाती है, जैसे कि शून्य जुताई पद्धति, आपका स्थायी मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन या जिसे फसल विविधता कहते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। नरवाई को नहीं जलाना चाहिए, नरवाई का हम लोग भूसा बना ले या उसका प्रबंधन करें किसी भी तरह से, क्योंकि नरवाई के भी जलने से जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसके अतिरिक्त जो जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग हम लोग कम करके जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है जैसे सोलर फोटोवोल्टाइक पंप, सोलर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण, उनका हम लोग खेती में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग करें, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन का जो भविष्य का खतरा है उससे हम लोग अपनी खेती को बचा सकें। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा
समझा दे उसे, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। यदि आप अपने कुछ सुझाव हमें भेजना चाहें तो पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। मैं निहारिका आपसे अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।